लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में मैंने दो हीट के बारे में बताया था। दो हीट के बारे में बताया था। एक स्पेसिफिक हीट थी। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो बॉडी की स्टेट चेंज किए बगैर उसके टेम्परेचर को क्या करती है, चेंज कर देती है। समझ गया? देखिए, टेम्परेचर चेंज करना मतलब है कि टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे हो। हाँ, स्टेट नहीं चेंज हो रही है, मतलब कि अगर वो बर्फ है तो बर्फ ही रहे, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हो। तो स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो बॉडी के स्टेट को चेंज किए बगैर बॉडी की टेम्परेचर को चेंज कर दे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? स्पेसिफिक हीट। फिर मैंने कहा था डिफाइन स्पेसिफिक हीट। डिफाइन क्या था भैया? स्पेसिफिक हीट। तो वो हीट जो यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री राइज कर दे। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी भी हीट लगेगी, 1 डिग्री राइज करने के लिए 1 किलोग्राम का 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी भी हीट लगती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं उसको? एस से लिखते थे। किससे लिखते थे? एस से। एस का मतलब है कि 1 केजी मास कितना है? मास क्या है? 1 केजी। ठीक है, टेम्परेचर जो चेंज किया आपने, क्या किया? 1 केल्विन और 1 डिग्री दोनों सेम ही होते हैं। तो जो हीट दी है आपने वो किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक हीट के। किसके बराबर होगी? तो गिवन सब्सटेंस का, गिवन यूनिट मास का यूनिट डिग्री टेम्परेचर अगर आपको चेंज करना है तो जो भी आप हीट दोगे किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक हीट की। ठीक है, याद है? मैंने इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कराया था, अगर आपको याद होगा तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एस एम डेल्टा टी। एस क्या होता है? डेल्टा क्यू, एम अपॉन में डेल्टा टी। ये हीट है, ये मास है, ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। एसआई यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो। एसआई यूनिट क्या होगी? तो हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। मास की क्या होती है? किलोग्राम। नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? केजी की पावर -1। टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। केल्विन या सेल्सियस, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पर केल्विन या पर सेल्सियस, है ना? तो जूल पर केल्विन पर सेल्सियस। ये किसकी वैल्यू है? स्पेसिफिक हीट की। क्या है? और इस हीट का मतलब होता है कि किसी 1 किलो मास का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो भी हीट दी जा रही है वो किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक हीट की। ठीक है, लेकिन ये ऐसी केवल एस की वैल्यू ही बताएगी। एस की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज करना है तो जो हीट होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहता है, और उसकी वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला आप जब यूज करोगे जब m किलोग्राम का डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना है। मान लीजिए मैंने बोला मास कितना है? 4 किलो। क्या है? 4 किलो। टेम्परेचर कितना चेंज किया है? चेंज करना है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना किया है? और जो बॉडी है, जो सब्सटेंस है, उसकी स्पेसिफिक हीट आपको गिवन रहेगी हमेशा। उसकी स्पेसिफिक हीट आपको मान लीजिए 4 जूल पर केजी पर केल्विन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं इससे पूछूंगा, पृथ्वी किसका मतलब क्या है? लग रही है उसके 1 डिग्री टेम्परेचर को। अच्छी तरह से नहीं बता पाया, किसी को समझ में नहीं आया। 4 डिग्री टेम्परेचर लग रहा है उसके। 4 डिग्री टेम्परेचर लग रहा है, 4 जूल हीट लग रही है उसके 1 किलो का 1 किलो मास का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। कितनी लग रही है? बता देते क्या है ये? स्पेसिफिक हीट 4 जूल पर केजी पर केल्विन है, तो इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको, एम दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, आप कितनी हीट दोगे? आप तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एस एम डेल्टा टी। एस की वैल्यू कितनी बेटा? 4। मास क्या है? 4 10 क्या हो गया? 460 जूल हीट देनी पड़ रही है आपको, है जो भी है। ठीक है, लिखा तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये स्पेसिफिक हीट होगी। अलग अलग, मैंने आपको दोबारा बताया था, अलग अलग चीजों की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अलग अलग होती है। 1 किलो पानी ले लो, 1 किलो आयरन ले लो, 1 किलो कॉपर ले लो, सब 1 1 किलो ले लो, सबका 1 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करो, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा हीट कहां देनी पड़ रही है? पानी को। इसका मतलब पानी की स्पेसिफिक हीट क्या? बहुत ज्यादा। वो ज्यादा हीट लेकर के कम टेम्परेचर राइज करता है। आपने नॉर्मली लाइफ में देखा होगा कि 1 लोटा ले लो, ठीक है, कॉपर का, 1 किलोग्राम, उसको गैस पे रख दो,
1 किलोग्राम पानी ले लो, उसको भी गैस पे रख दो, दोनों को 1 मिनट तक गैस पे रखे रहो। आप देखोगे 1 मिनट बाद जो आपका तांबे का लोटा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम राइज होगा। इसका मतलब पानी को उतना ही टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना टेम्परेचर किसका है, कॉपर का है, उतना ही टेम्परेचर राइज करने के लिए बहुत सारी हीट की आवश्यकता है, यानी इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है कॉपर की, तो सॉरी कॉपर की कम है और वाटर की क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने स्पेसिफिक हीट के बारे में ये बताया था आपको। फिर मैंने बताया था सेम एक मोलर स्पेसिफिक हीट बताया था, क्या बताया था, क्या थी, 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो भी आप हीट देते हो उसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं उसे, एक मोल कितना है, एक, टेम्परेचर कितना है, कितना चेंज करना है, 1 डिग्री या 1 केल्विन, तो जो भी आप हीट दोगे वो किसके बराबर रहेगी, मोलर स्पेसिफिक हीट के, सी से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, वो हीट जो 1 मोल का टेम्परेचर कितना राइज कर दे, यहां पर भी टेम्परेचर चेंज होता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये क्या है, टेम्परेचर चेंज करना, चाहे मोलर स्पेसिफिक हीट हो चाहे नॉर्मली स्पेसिफिक हीट हो। ठीक है, तो भैया अगर मैं बोल दूं मेरे पास 10 मोल है, कितने मोल है, अच्छा कुल हीट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको ड्राइव कराया था, तो सी एन डेल्टा टी, क्या था, यहां पर सी क्या है, 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको हम सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो सी की वैल्यू क्या रखी है, 100 जूल पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ पीयूष, इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू 100 जूल पर मोल पर केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स लग रहा है, 100 जूल का फोर्स लग रहा है, यार कितने साधारण भाषा मैंने बताया कि ये जो भी सब्सटेंस है इसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए आपको 100 जूल की आवश्यकता है एनर्जी की। क्या बोला मैंने, ये कोई भी सब्सटेंस है इसके 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको 100 जूल की हीट की आवश्यकता। ये कितना आसानी से बता रहा हूं मैं आपको, आपको क्या दिक्कत होती है इस चीज को बोलने में, आप जो बोलते हो ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और मैं जो बोल रहा हूं बड़ा आसान है वो, समझ गए, तो चीजों को बोलना सीखो। ठीक है, आपको समझ में आता है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मेन दिक्कत ये एग्जाम में ये दिक्कत आती है। ठीक है, समझ में सबको आ गया, लेकिन बोलना नहीं आ रहा, क्या है 100 जूल पर मोल पर केल्विन, इसका मतलब हुआ कि जो भी सब्सटेंस है उसके 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है, हम ये मोलर स्पेसिफिक हीट, तो ऐसे ही मैंने बोला अभी एक सब्सटेंस है जिसकी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है 100 जूल, और टेम्परेचर कितना चेंज करना है आपको 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल कितने 10 मोल है, तो बताइए भैया कितनी हीट लगेगी, तो आप क्या लिखोगे एन सी डेल्टा टी, एन क्या है, एन क्या है 10, सी कितना है 100। ठीक है, और ये क्या होगा डेल्टा टी कितना है, तो यहां पर आएगा 10,000 जूल। समझ गया, ये टोटल हीट होगी, हो गया। अब ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था पूरा को पूरा, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, थोड़ा सा देखना। अब बात करते हैं भैया हीट कैपेसिटी की, किसकी बात कर रहे हैं भैया, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, थर्मल या थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। देखिए यहां पर भी आपको टेम्परेचर चेंज करना है, लेकिन यहां पर जो चेंज करना है वो 1 डिग्री ही चेंज करना है। क्या करना है, टेम्परेचर चेंज करने के लिए कौन सी हीट लगती है, कौन सी हीट लगती है, अब टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट लगती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एस एम डेल्टा टी। ठीक है, एस एम, यहां पर यदि आप देखिए कोई भी सब्सटेंस हो कितना भी मास हो, कोई भी सब्सटेंस हो कितना भी उसका मास हो, यहां पर आपको टेम्परेचर केवल कितना चेंज करना है 1 डिग्री का चेंज करना है। तो इफ डेल्टा टी इक्वल्स टू में 1 केल्विन हो जाए, क्या हो जाए, तो जो हीट होगी वो किसके बराबर होगी, एस एम के बराबर, किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक हीट इंटू में मास के बराबर होगी। इसको क्या कहते हैं भैया, हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट कैपेसिटी, क्या कहते हैं इसको, यानी किसी भी एनी सब्सटेंस एनी मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी हीट की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी थर्मल हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। किसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होगी, आयरन की या वाटर की,
हाँ, आयरन की याद होगी। मैंने कहा एक वही करना है आपको, वाटर की 1 किलो पानी लो, 1 किलो आयरन लो, दोनों को गर्म करो, समझ गए। जिसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कम हीट में होगा, तो इसका मतलब उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है, कम है, कम है। और जिसका ज्यादा हीट में 1 डिग्री चेंज होगा, उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है। देखिए, थर्मल हीट कैपेसिटी का मतलब है बॉडी अपने अंदर कितनी हीट लेकर के 1 डिग्री को राइज कर रही है। जो जल्दी से अपने 1 डिग्री को राइज कर देगी, इसका मतलब वो हीट लेने की उसकी कैपेसिटी क्या है, कम है। उसकी हीट रखने की कैपेसिटी क्या है, एक डब्बा है वो जल्दी से भर जाता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, कम है। ऐसी एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर जल्दी राइज कर रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर रखने की, हीट रखने की कैपेसिटी क्या है, कम है। वो जल्दी से अपने टेम्परेचर को क्या कर रही है, राइज कर रही है। जिसकी कैपेसिटी हीट रखने की जितनी ज्यादा होगी, जिसकी टेम्परेचर हीट रखने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसके टेम्परेचर में उतना ही जल्दी सॉरी उतनी ही देर में चेंज आएगा, उतनी ही। और जिसकी हीट कैपेसिटी जितनी कम होगी, उसके टेम्परेचर में उतनी जल्दी जल्दी क्या होगा, चेंज होगा। तो मेटल की हीट कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, तो उनका टेम्परेचर क्या होता है, जल्दी जल्दी चेंज होता है। समझ गए। पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पानी का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। समझ गए। चलो, तो बात करते हैं भैया, यहां पर टेम्परेचर आपको कितना चेंज करना है, हीट कैपेसिटी में कितना करना है, 1 केल्विन। तो जो हीट होगी वो किसके बराबर होगी, एसएम के बराबर। यही है आपकी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़ते आगे, एसआई यूनिट आपको बता दूं, इसकी क्या होगी, जूल पर केल्विन, जूल। कोई दिक्कत तो नहीं उड़ा। तो यहां लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट डिग्री, कितना बढ़ाना है, ठीक है, ऑफ या यूनिट केल्विन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना भी सब्सटेंस हो। अच्छा एक बात बताओ, आयरन ये रहा और एक आयरन ये रहा, दोनों का 1 डिग्री बढ़ाना है मुझे, क्या करना है, किसको ज्यादा हीट लगेगी, इस वाले को या इस वाले को, दोनों आयरन है, बड़ा। यानी जो थर्मल कैपेसिटी है वो बॉडी के साइज पे भी डिपेंड करता है। बॉडी का पास जितना ज्यादा मास होगा, बॉडी का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा हुई, ज्यादा हीट लेकर के। आप देखते हो ना, छोटा भगोना घर में चढ़ाते हैं तो वो जल्दी से गर्म हो जाता है, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। और बड़ा भगोना क्या होता है, काफी देर में गर्म होता है, इसका मतलब उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। समझ गया, तो ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं भैया वाटर इक्विवेलेंट। अब एक नया वर्ड है, देखिए बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ नहीं है वाटर इक्विवेलेंट। हमने थर्मल कैपेसिटी पढ़ लिया, क्या होता है, जो भी हीट लगे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। मैंने क्या, सुन लीजिए, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। मैंने पानी लिया, मैंने क्या लिया, पानी लिया, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 1 केल्विन। मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया जिसका मास क्या है, m, और इसका टेम्परेचर मैंने कितना बढ़ाया। अगर मैंने पानी का भी टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया है और उस सब्सटेंस का भी 1 केल्विन बढ़ाया है, और हम देखेंगे अगर दोनों केस में हीट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे ये चीज जो है वो वाटर का क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है ये, दो चीजें हैं, एक चीज वाटर है, दूसरी चीज क्या, कोई दूसरा सब्सटेंस है। ठीक है, दो चीजें मेरे पास, एक वाटर है उसमें से, एक क्या है, नॉर्मल सब्सटेंस है। मैंने दोनों को हीट दी, दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ, 1-1 केल्विन बढ़ गया। अगर दोनों का टेम्परेचर 1-1 केल्विन बढ़ गया और दोनों के केस में मेरे को सेम हीट देनी पड़ी, तो इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है वो किसका इक्विवेलेंट है, वाटर का इक्विवेलेंट है। किसका इक्विवेलेंट है, बराबर है वाटर की। उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी वाटर की थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है, बराबर है। तो वही कह रहा है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच राइज द सेम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, मतलब क्या, आपको साधारण भाषा में बता दूं, आपको बस पता होना चाहिए कि भैया वाटर, ये वाटर है, ये कोई दूसरा सब्सटेंस है। ठीक है, इसको मैंने हीट दी H1, इसको मैंने हीट दी H2, इसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ, 1 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर कितना राइज हुआ, 1 केल्विन, 1 केल्विन है ना, 1 केल्विन, दोनों का सेम राइज हुआ टेम्परेचर। अगर मैं बोल दूं कि H1 बराबर में H2 है, यानी दोनों केस मैंने सेम हीट दी है, तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, वाटर के इक्विवेलेंट है। क्या है ये, मतलब इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है, यानी SM है इसका, वो इसकी थर्मल कैपेसिटी के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये एस हो सकता है, इसकी स्पेसिफिक हीट अलग, वाटर की अलग होती है स्पेसिफिक हीट, इसका मास क्या होगा, अलग होगा।
इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अलग होती है। इसका मास क्या होगा? अलग होगा। लेकिन दोनों सेम हीट लेकर के सेम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं? SM1 इक्वल्स टू में S2M2। यहां से कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, वेरिएबल हो सकता है। खैर अभी देखोगे, अब क्वेश्चन करोगे, आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और चीजों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? डेफिनेशन रट के कोई फायदा ही नहीं होता। अब आते भैया, बात करते हैं। ध्रुव यार बात कर रहे हैं आप, तेरे को मैं चुप कर रहा हूं या पढ़ाऊं? बता यार, अब मेरी बात से ज्यादा जरूरी बात है तेरी, बता दे। मैं चुप हो जाता हूं। पापा के कैलोरी मीटर। देखिए कैलोरी मीटर भी बिल्कुल सेम जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया ना, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? कैलोरी मीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि दो चीजों के बीच में हीट के लेन देन के बारे में बताता है। कैलोरी मीटर क्या है? डिवाइस है जो दो सब्सटेंस के बीच में जो हीट का लेन देन हुआ है वो अच्छा मान लो एक बॉडी गर्म है, दूसरी बॉडी ठंडी है, ठीक है? उन दोनों को आपस में मैंने क्या किया? कांटेक्ट में रख दिया, दोनों को ऐसे कांटेक्ट में रख दिया। तो जो गर्म बॉडी है वो क्या करेगी? ठंडी वाली बॉडी को हीट देगी। तो जितनी गर्म वाली बॉडी हीट लूज करेगी, उतना ही ठंडी वाली बॉडी क्या करेगी? हीट गेन करेगी। जो गर्म वाली बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होगा? नीचे आएगा। और जो गर्म ठंडी वाली बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होगा? ऊपर जाएगा। समझ गए? अब दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दोनों का क्या चेंज हो रहा है? तो यहां पर कौन सी हीट लगेगी? स्पेसिफिक हीट। ध्यान रखना, भी क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल आसान होते हैं इसमें, ठीक है? तो अब बता दो भैया, कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री क्या है? तो कैलोरीमेट्री भी क्या है भैया? फिजिक्स की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? जिसमें हम हीट के लेन देन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमेना रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज। समझ गए? प्रिंसिपल क्या है? जितना हीट लॉस होगा दूसरी बॉडी उतना हीट क्या करेगी? गेन करेगी। किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। कैलोरीमीटर क्या है? ये 100% आ गया इसके ऊपर क्वेश्चन, पहले ध्यान रखना, आसान टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। कैलोरीमीटर क्या है? तो डिवाइस है जो दो सब्सटेंस के बीच में जो आपस में कांटेक्ट में है, उनके बीच में हुए हीट के लेन देन के बारे में हमें बताता है। तो लिखा हुआ है इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है? अच्छा, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन देखिए भैया, मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ नहीं रहा, ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में यहां पर ये क्या है कि वुडन चैम्बर होता है। क्या होता है? वुडन चैम्बर। वुड का इसलिए होता है क्योंकि वुड बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, ना तो हीट लॉस करता है, ना हीट जल्दी से क्या करता है? ये गेन करता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है भैया? ये एक दिख रहा है ना, ये क्या है? ये वुलन का, ये क्या है? वुलन आ गया भाई, ये वो मतलब ऊन का, ऊन जो होता है ना, वुलन कहते हैं ना उसे, ठीक है? तो ये ऊन का है, मतलब कॉटन वगैरह भरी पड़ी रहती है। रीजन क्या है कि कॉटन क्या करता है? और अच्छा इंसुलेटर बना देता है इसको। क्या करता है? ना बाहर से हीट आ पाएगी, ना अंदर की हीट बाहर जा पाएगी। दूसरा, अंदर क्या होता है भैया? आपका कॉपर का एक मेटल होता है, कॉपर की ग्लास होती है। अब कॉपर की ही क्यों है? तो भैया कॉपर ना बहुत कम हीट लेता है, समझ गए? और जल्दी से अपने टेम्परेचर को क्या करता है? जिसके भी कॉन्टेक्ट में उसके बराबर कर लेता है, ठीक है? कॉपर बहुत जल्दी से अपने टेम्परेचर को राइज करता है, इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट क्या बहुत कम होती है, ठीक है? कम हीट को स्टोर कर पाता बेचारा, ठीक है? ये क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर इसलिए लगा होता है ताकि हमें पता लग जाए कि भैया टेम्परेचर कितना राइज हुआ है या कितना गेन हुआ है। समझ गए? यहां पर एक स्टीरर है। स्टीरर मतलब ऐसे चमचा नहीं होता सब्जी वब्जी चलाने के लिए, वैसे क्या होता है? चलाने के लिए चम्मच की तरह ऐसा होता है, स्टीरर कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा कैलोरी मीटर का आपका ये डायग्राम है, ठीक है? अब देखिए प्रिंसिपल क्या है? तो हीट, प्रिंसिपल लिख तो रखा मैंने मेरे ख्याल से, ठीक है? क्वेश्चन इसी पे आएगा, हीट लॉस बाय एनी substance is equals to heat gain by another substance, ठीक है? जितना हीट लॉस करेगा पहला सब्सटेंस, उतना ही दूसरा सब्सटेंस क्या करेगा? हीट गेन करेगा। क्वेश्चन बड़े प्यारे आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? यहां पर मैं आपको बता के चल रहा हूं, एक सब्सटेंस ये है, इसका इनिशियल, ठीक है? बिफोर, यहां पर एग्जांपल मैं आपको देके चल रहा हूं, ठीक है? बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन से पूर्व की बात है। तो भैया क्या होगा? इसका तापमान क्या था? T1 था। इसका मास क्या था? M1 था। इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है? S1 है, ठीक है? एक दूसरी बॉडी है जिसका तापमान स्पेसिफिक हीट क्या है? S2। इसका तापमान क्या है? T2। और इसका मास क्या है? M2 है। बिफोर कनेक्शन है। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा?
आफ्टर कनेक्शन मैंने कह दिया T1 क्या है, T2 से ज्यादा है। T2 T1 यानी ये हीट इस वाली हीट से, सॉरी ये टेम्परेचर इस वाले टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है। आफ्टर कनेक्शन, जब आपने कनेक्शन कर दिया दोनों बॉडी को आपस में, ध्यान दीजिए भैया, समझिएगा इसको, ठीक है। तो आपको पता है कौन सी बॉडी किसको हीट देगी, बताओ अदिति, कौन देगी हीट? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर किसका ज्यादा है? T1 का। T1 का दिख रहा है ना, अनपढ़, T2 बोल रही है, ये ही इसको हीट देगा, इसको हीट देगा। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसा कि हमें पता दोनों कनेक्शन में है, तो दोनों का टेम्परेचर एट लास्ट क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसकी स्पेसिफिक हीट अभी भी क्या रहेगी, S1, इसकी क्या रहेगी, S2, इसका मास अभी भी क्या रहेगा, M1, इसकी क्या रहेगी, M2। तो अब एक बात देखिए, हीट किसने लॉस किया है? हीट इसने लॉस किया है, हीट लॉस। हीट लॉस कैसे पता लगा हमें, कैसे पता है? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो गया है। इसका टेम्परेचर क्या हो गया है? अब कितनी हीट लॉस की बताइए? अरे सुन तो ले, उसका कैलकुलेशन बता ना, उसकी वैल्यू बता। तो भैया आपको बता दूं भैया, हीट लॉस और हीट गेन जब टेम्परेचर चेंज होता है तो भैया फॉर्मूला होता है S1M1। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ बेटा? डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर चेंज। पहले टेम्परेचर क्या था इसका, T1, बाद में कितना हो गया? तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, T1 माइनस टी। T1 माइनस T2 कहां से होगा? अबे पहले इसका टेम्परेचर क्या है, बाद में कितना हो गया? तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, T1 माइनस टी। T1 माइनस टी। ये इस बॉडी ने हीट को लॉस किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या हुआ है? तो इसने हीट गेन किया होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर पहले क्या था, कम था। इसने इससे हीट लेकर के इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इसका टेम्परेचर कम हुआ है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए हीट गेन कितना होगा, हीट गेन कितना होगा, स्पेसिफिक हीट कितनी है इसकी, S2, इसका मास कितना है, M2, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, T2 प्लस T। चेंज क्या होता है, जो डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अभी कितना टेम्परेचर इसका, T, पहले कितना था? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मैं देख रहा हूं कई बच्चों को पता ही नहीं है, यहां पर कौन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा, T ज्यादा होगा? T1 ज्यादा, क्योंकि इसने इस बॉडी ने हीट को लूज किया है। तो कौन ज्यादा होगा, T1 इज ग्रेटर देन T। तो यहां पर जो चेंज निकालोगे ना, वो T1 माइनस टी करोगे, यानी ज्यादा माइनस कम। अब देखिए यहां पर कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा बताइए, क्योंकि इसका इसने गेन किया हीट, इसने गेन किया, तो क्या होगा, T इज ग्रेटर देन T2। तो यहां पर हीट का चेंज क्या आएगा, T माइनस T2। और भैया आपको बता दूं, इसने इतना हीट लॉस किया है, इसने इतना हीट गेन किया है। सो हीट लॉस बराबर में हीट गेन। हीट लॉस कितना है, S1M1 T1 माइनस टी बराबर में S2M2 T माइनस T2। ये एक इक्वेशन बन गई, यहां पर कुछ भी वैल्यू आपको निकालनी है तो निकाल सकते हो। समझ गए भैया, यही फंड आपका इस्तेमाल होगा हर जगह पे, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, चेंज ऑफ स्टेट, वो टॉपिक खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिसका टेम्परेचर, अरे भाई यार क्या कर रहा है, जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसने हीट गेन किया, जिसका टेम्परेचर कम होगा इसने हीट का लॉस किया, और हीट गेन बराबर में हीट, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आते भैया चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं। आपको बता देता हूं भैया, अगर आप देखिए, सुन लीजिएगा, अगर आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हो, तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और एनर्जी जैसी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं, क्या होते हैं, और दूर दूर होने से डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। डेंसिटी कम होने का मतलब वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां पर ये चीज ध्यान में रखना। तो मैं कह रहा हूं भैया चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेटल एग्जिस्ट इन, ठीक है, एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एनी स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग। किसी की भी स्टेट को आप चेंज कर सकते हो हीट और कूल करके, है ना। द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन मतलब चेंज होना क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप सॉलिड को लिक्विड में बनाना चाहते हो तो डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है हीट। देखिए डेल्टा का, केवल डेल्टा का मतलब होता है हीट, और डेल्टा किसी के आगे लग जाए तो वो हीट नहीं होती, वो चेंज को बताता है। किसको बताता है,
ये डेल्टा टी है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। लेकिन अगर मैं केवल डेल्टा बना दूं तो इसका मतलब क्या होता है? हीट। हीट, ठीक है। तो मैंने सॉलिड को क्या दी? हीट दी, तो क्या बन गया? लिक्विड। ठीक है, इसे कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे? फिर होता है वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड में हम क्या करते हैं? लिक्विड को क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो क्या बन जाता है? वेपर। ठीक है। अच्छा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम वेपर को कूल करते हैं, तो क्या बन जाता है? लिक्विड। ठीक है। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या होता है कि लिक्विड को हम और कूल करते हैं, तो क्या बन जाता है? ये तो नॉर्मल चीजों के साथ होता है, आप जिसको जानते हो। लेकिन पानी के साथ एक प्रॉब्लम है। पानी के साथ आदित्य क्या प्रॉब्लम है? पानी के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि 4 डिग्री पर पानी का डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। 4 से दूर जाओगे, 4 से दूर जाने का मतलब 5 की तरफ जाओ या 3 की तरफ जाओ, दोनों केस में डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जब डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। और अगर 4 के पास में आओगे, चाहे आप 0 से 4 की तरफ आओ, चाहे आप 100 से 4 की तरफ जाओ, दोनों केस में डेंसिटी क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। पानी के साथ ये प्रॉब्लम है। आप सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिए, चेंज ऑफ स्टेट पे प्रेशर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो ना, तो वहां पर उसका बहुत बड़ा रोल होता है स्टेट को चेंज करने में। जैसे देखिए भैया, प्रेशर का काम क्या है? पहले देखिए, प्रेशर का काम, प्रेशर लगाने पर क्या होता है? चीजें क्या होती है? पास में आती है। क्या होती है? प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने एक वो पिचकारी है, पिचकारी में क्या किया? एयर भर दिया, और उसका जहां से पानी निकलता है उसको बंद करके ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो अंदर की गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन डेंसिटी क्या होगी? तो ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। समझ गया? तो यहां पर ध्यान रखना, एटम और मॉलिक्यूल्स के प्रेशर क्या करता है? एटम और मॉलिक्यूल्स को पास पास लाता है। पास पास लाने का मतलब डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाती है। क्या होती है? अब देखिए, जिससे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रुक जाता है और फ्रीजिंग प्रोसेस क्या होता है? अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, सुन लीजिए। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, अच्छा चीजें उबल रही हैं, ध्यान दीजिए, उबलता क्या होता है? कोई वेपराइज हो रही है या कोई मेल्ट हो रहा है, तो उसमें होता क्या है? उसमें जब आप हीट देते हो ना, तो उस हीट की वजह से एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, तो प्रेशर क्या करता है? दूरी बढ़ाता नहीं है, कम कर देता है। तो इसका मतलब जो चीज पहले पिघल जा रही थी या मेल्ट हो जा रही थी या वेपराइज हो जा रही थी, प्रेशर बढ़ाने की वजह से अब वो प्रोसेस नहीं होगा। समझ गए? अगर आपको वही प्रोसेस फिर चाहिए, तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिएगा, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मेल्टिंग प्रोसेस हो चाहे वेपराइजेशन प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, इनमें एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी क्या होती है? हीट देने पर बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ा करके हम करते क्या है? एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं। यानी अगर कहीं पर मान लीजिए 15 डिग्री पे वेपराइजेशन हो रहा है, मान लीजिए, या मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, तो मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा। मेल्टिंग होने का मतलब क्या है? एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ रही है। लेकिन 15 पे हो रहा था ना, मैंने क्या किया? उस 15 पे प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब वो मेल्टिंग प्रोसेस क्या होगा? नहीं होगा। 15 पे अब नहीं होने का, क्योंकि मैंने क्या किया? 15 डिग्री क्या कर रहा था? टेम्परेचर की वजह से दूर दूर जा रहे थे, लेकिन जो टेम्परेचर की वजह से दूर दूर जा रहे थे, मैंने प्रेशर बढ़ा करके क्या किया? उनको पास में कर दिया। जैसे ही मैं उनको पास में कर दूंगा, तो अब उनका मेल्टिंग प्रोसेस 15 पे जो पहले हो रहा था, अब वो नहीं होगा। अगर आप मेल्टिंग करना चाहते हो, तो अब आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? 15 से ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट और वेपराइज वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। पहले कम टेम्परेचर पर हो रहा था, प्रेशर बढ़ाने की वजह से अब टेम्परेचर क्या होगा? उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग का दोनों क्या होगा? बढ़ जाएगा। पानी कब मेल्ट होता है? 0 डिग्री पे। आप खूब प्रेशर बढ़ा दो, नहीं, पानी का तो केस ही अलग है यार। कोई लिक्विड है, वो मेल्ट हो रहा है 0 पे। किस पे हो रहा है? अगर आप 0 पे खूब प्रेशर बढ़ा दोगे ना, तो मेल्ट होने का मतलब क्या है? उनके बीच में दूरी बढ़ रही है। क्या हो रही है? अब मैंने प्रेशर बढ़ा करके क्या किया? दूरी को कम कर दिया। अब वो मेल्ट, अब वो 0 पे मेल्ट नहीं होगा, उसको और हीट लगेगी, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है। कोई चीज 100 डिग्री पे वेपराइज हो रही है, बॉइल हो रही है। बॉइल होने का मतलब भी क्या होता है? चीजों का दूर दूर जाना, एटम और मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूं? प्रेशर बढ़ा दे रहा हूं। एटम और मॉलिक्यूल्स को दूर जाने की बजाय क्या कर दे रहा हूं? पास में। अब वो वहां पर बॉइल नहीं होगा। बॉइल करने के लिए अब वो 100 से ज्यादा टेम्परेचर मांगता है। समझ गया? तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही प्रेशर बढ़ाने पर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। समझ गया? लेकिन पानी के केस में अलग है, यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट वाटर। वाटर के बारे में अलग से पढ़ेंगे, अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक्सेप्ट वाटर। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से
एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है। अगर आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आपको हीट और देनी पड़ेगी, यानी क्या हुआ, प्रेशर इज इनवर्सली इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, कोई चीज फ्रीज हो रही है, फ्रीज होके क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं। क्या होते हैं, मैं वाटर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, फ्रीज होने का मतलब क्या है, आइटम और मॉलिक्यूल पास पास में आ रहे हैं। पहले कोई चीज 20 डिग्री -20 डिग्री पे फ्रीज हो रही थी, ठीक है, मतलब आइटम और मॉलिक्यूल पास पास में आ रहे थे। मैंने क्या किया, -20 डिग्री से पहले ही 2 डिग्री पर इतना प्रेशर बढ़ा दिया, इतना प्रेशर बढ़ा दिया कि एटम और मॉलिक्यूल क्या हो गए, बहुत पास पास में आ गए। तो इसका मतलब वो अब एक पे ही फ्रीज हो गया, पहले उसको कहां पे फ्रीज होना था। फ्रीज होने का मतलब समझ लीजिए, वाटर के अलावा की बात कर रहा हूं, एटम और मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं। फ्रीज होने का मतलब ये होता है। मेल्ट होने का और बॉइल होने का मतलब क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं प्रेशर बढ़ा करके क्या, तो एटम मॉलिक्यूल को पास लाता हूं। क्या लाता हूं, तो कोई चीज पहले -10 डिग्री पर फ्रीज हो रही थी, मैंने क्या किया, 2 डिग्री पर ही इतना प्रेशर लगा दिया कि उनके बीच का गैप, उनके बीच का सेपरेशन उतना ही हो गया जो -20 डिग्री पर होता है, मतलब फ्रीज होने पर होता। समझ गया। तो आप देख रहे हो कि आप प्रेशर बढ़ा करके जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले नीचे था, आपने उसको क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। पहले वो -20 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था, अब आपने प्रेशर बढ़ा करके क्या किया, 2 पर ही फ्रीज कर दिया। ये पानी की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उल्टा, मतलब कि पहले फ्रीज हो जाता है चीजें। समझ गया, मतलब पहले प्रेशर बढ़ाने पर पहले कहां फ्रीज होता था, -20 पे। अभी प्रेशर बढ़ा करके आपने इतना कम गैप कर दिया कि वो क्या हुआ, 2 पर ही फ्रीज हो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। पहले -20 पे फ्रीज हो रहा था, अब किस पे फ्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो भैया मेल्टिंग प्रोसेस रुक जाएगा, है ना। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस या बॉइलिंग प्रोसेस दोनों क्या होते हैं, रुक जाते हैं। क्योंकि प्रेशर, देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों, सॉरी मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों केस में क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं। प्रेशर बढ़ाकर क्या करता हूं मैं, मॉलिक्यूल्स को पास में ला देता हूं, तो वो दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अगर उनको दोबारा स्टार्ट करना है उसी प्रेशर पे, तो आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, और सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, डायरेक्टली है ना। प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन वाटर के केस में कुछ अलग चलता है मामला। फॉर वाटर, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, अच्छा पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री पे। 4 डिग्री पे पानी की स्टेट क्या होती है, लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड होती है। समझ गया। तो अब देखिए क्या होता है, प्रेशर क्या करता है, डेंसिटी बढ़ाता है, और पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और 4 डिग्री पर पानी की स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड। तो इसका मतलब अगर आप आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, आइस के ऊपर प्रेशर क्या करता है, डेंसिटी बढ़ाता है, यानी आइस की डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ती 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 कहां जाएगी, मैक्सिमम पे। और मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, जब वो पानी, जब वाटर जो होता है वो किस पे होता है, लिक्विड स्टेट। अब टेम्परेचर उतना ही रहेगा। मान ले कोई बर्फ है, -20 डिग्री का बर्फ है, कोई बर्फ है जिसका टेम्परेचर क्या है, -20 डिग्री है, क्या है, आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ तो डेंसिटी बढ़ेगी, और प्रेशर बढ़ाओ और डेंसिटी बढ़ेगी, और प्रेशर बढ़ाओ। अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो बर्फ की स्टेट क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है पानी की डेंसिटी मैक्सिमम किस कंडीशन में होती है, जब वो लिक्विड स्टेट में होती है। क्या होती है, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ने का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर हो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है किस कंडीशन में, जब वो लिक्विड वाली कंडीशन में रहता है। समझ गया। सब चीजें क्या और थी, प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड बन जा रही थी, क्या और थी, लेकिन वाटर केस में प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड बन जाता है। इसको रेजिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पानी के ऊपर एक्स्ट्रा आप किसी भी चीज को प्रेशर करोगे ना तो सॉलिड बन जाएगी। लेकिन अब फॉर्म लो, फॉर्म पे प्रेशर लगाओ तो सॉलिड बन जाएगी, किसी भी चीज को लो। लेकिन पानी के केस में अलग ही सिस्टम है कि पानी के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिड नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा, क्योंकि हमें पता है प्रेशर क्या करता है, डेंसिटी बढ़ाता है, और पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट। समझ गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान में, बॉइलिंग प्रोसेस की बात करूंगा तो भैया बॉइलिंग प्रोसेस प्रेशर के डायरेक्टली होता है पानी का भी। ठीक है, पानी पहले 100 पे बॉइल हो रहा था, प्रेशर बढ़ा दिया, बॉइलिंग रुक गया, अभी आपको बॉइल करना तो क्या करना पड़ेगा,
टेम्परेचर और राइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन क्या होगा, नीचे तीर का निशान है ना, तो मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अगर इसे बॉइल करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लिख रखा भी है नोट्स, एक नंबर के भैया, इसमें आप बुक पढ़ोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है ये। लेकिन मैंने जितने साधारण भाषा में बता रखा ना, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। नोट्स पक्का बना लेना। आगे बढ़ते भैया, जिंदगी में कहीं पढ़ भी लिया कर, दांत फाड़ती रहेगी 24 घंटा। रेजिनेशन, ठीक है, रेजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर बढ़ाने से वाटर जो होता है, आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। क्या करती है, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर कम करोगे, देखिए पानी का मान लीजिए आइस का टेम्परेचर है -2 डिग्री, क्या है, आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी जैसी बढ़ेगी पानी आइस क्या जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। लेकिन आपका टेम्परेचर तो वही है ना, -2 ही है। जैसे आप प्रेशर हटाओगे तो -2 डिग्री पे दोबारा से क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजिलेशन। रेजिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें पानी आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाने से वो मेल्ट जाती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटाते हो वो दोबारा से क्या बन जाती है, सॉलिड। ठीक है, द फिनोमेना इन विच द आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड अगेन फ्रीज व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेजिलेशन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आप देखिए, आप खुद ही देख लो, फ्रिज में जो ऊपर बर्फ जमी होती है ना फ्रीजर में, वो बर्फ को लेना खूब जोर की दबाना, तो पहले पिघल जाएगी और जैसे ही खोलोगे तो दोबारा से क्या होगी, वो फ्रीज हो जाएगी। समझ गए, ठंड के टाइम में करना, गर्मी के टाइम में तो आपका घर हाथ ही गर्म होता है। समझ गया, ठंड के टाइम में करोगे ना, खूब तेज दबाओगे तो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही करोगे तो स्केट बोर्ड देखा आपने, स्केटिंग करते हैं जो होता है, स्केटिंग करते हैं तो भैया स्केटिंग देखिए, स्केट बोर्ड जो स्केट होता है, स्केटिंग क्या कहते हैं उसको, स्केट्स होता है, जो बहुत कम एरिया होता है इसका, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा बर्फ के ऊपर, प्रेशर क्या लगेगा ज्यादा, और ज्यादा प्रेशर पे वहां की बर्फ क्या होगी, पिघल जाएगी। तो क्या बन गई, उस स्केट बोर्ड और उस आइस के बीच में एक लिक्विड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, और उसी के ऊपर क्या होता है, घर धीमी से क्या होता है, आगे भागता है। ठीक है, फिसलता है। अब देखोगे, आपने देखा होगा जहां पर बर्फ पड़ती है तो रास्ते पे जहां पर चक्का चलता है गाड़ी का, वहां पर बर्फ होती नहीं है। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी नहीं जाती तो फिर बर्फ जम जाती है ना। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी वाड़ी वहां पे नहीं चलती तो फिर बर्फ जम जाती है। क्यों, क्योंकि जब गाड़ी आती है तो चक्के का एरिया क्या होता है, कम होता है, तो प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा। प्रेशर लगने पर क्या होता है, वहां की जो आइस होती है प्रेशर की वजह से क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। लेकिन जब गाड़ी चली जाती है और दूसरी गाड़ी नहीं आती काफी देर तक, तो वही बर्फ क्या, वही वाटर क्या होता है, दोबारा से आइस बन जाता है। इसे क्यों क्या कहते हैं भैया, रेजिलेशन कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर का इफेक्ट हमारे देखिए पहाड़ी इलाकों पे बहुत ज्यादा होता है, खाना वाना पकाने में। देखिए पहाड़ी इलाकों, पहाड़ जो होते हैं काफी हाइट पे होते हैं, और उस हाइट पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जमीन पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, और पहाड़ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, यानी प्रेशर कम है। प्रेशर, देखिए प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा टेम्परेचर पे चीजें बॉइल करती हैं। ग्राउंड पर प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहां पर जो हमारी चीजें है ना, वो 100 डिग्री पर बॉइल करती हैं। कितने पे करती है, पानी। लेकिन अगर आप पहाड़ पे जाओगे ना तो वो 100 पे नहीं बॉइल करेंगे, क्योंकि प्रेशर कम है तो वो 80 पे ही बॉइल करना चालू कर देंगे। ठीक है, इसलिए खाना क्या होता है, कच्चा रह जाता है। यहाँ पर 2 सीटी में आपका प्रेशर कुकर, इसलिए प्रेशर कुकर कामयाब है हर जगह पे। अगर आप यहाँ पे भगोने में खाना बनाओगे और वहां पे भगोने में खाना बनाओगे तो वहां पे आपको बॉइल, यहाँ पे जब बॉइल में आपका चावल पक जाता है ना, तो वहां पर बॉइल में चावल नहीं पकेगा। वहां पे चावल पकाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है ना। रीजन ये मैं सोच रहा ठंड का टाइम है, ठंड का रीजन नहीं है, रीजन बड़ा सिंपल सा, वहां का प्रेशर क्या है, कम है। चीजें वहां पर जल्दी से उबलने लगती हैं, पकती नहीं है, उबल पहले जाएंगी। इसलिए वहां पर ज्यादा देर तक आपको क्या करना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, हाँ चलो। तो कुकिंग इज डिफिकल्ट एट द माउंटेन रीजन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है माउंटेन पर, काफी कम होता है, इसलिए चीजें क्या होती है, पहले से ही उबलने लगती है 100 डिग्री पे आने से पहले, और खाना क्या होता है, कच्चा ही रहता है, इसलिए थोड़ी देर तक पकाओ। ठीक है, अगर पहाड़ी होगा तो ये दुख समझता होगा कोई। ठीक है, अगला लिखा है प्रेशर कुकर, बहुत बढ़िया है। अगर आप पहाड़ में हो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, प्रेशर कुकर सब जगह कामयाब है। रीजन क्या है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर कुकर वो खुद के अंदर अपना प्रेशर क्रिएट कर लेता है। ठीक है, चाहे आप यहां पे रहो चाहे आप माउंटेन पर रहो, प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2 सीटी में चावल अगर यहां पकेगा तो 2 सीटी में क्या होगा, वहां पकेगा। मम्मी ने बताया था मेरे को, 2 सीटी में पक जाता है चावल, 2 सीटी में पकता ना।
है कितने में पकता है? 2 में पकता है ना। अबे ये सब पोछा ओछा लगाती है यहाँ पे, भाव खा रही है। हाँ अरे तू रहने दे, तू तो भैंस से दूध भी निकाल देती है। ठीक है, देखिए भैया सुन लीजिए। अरे 1 मिनट गया भाई प्लीज। रुक जा, सुन तो ले। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, अबे रुक जा, बहुत ये भी आसान है। अबे हीट तो खत्म करने दे डायन। देखिए पता है, बता। और लेटेंट हीट क्या होती है? तो ये हीट होती है जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज किए बगैर उसकी स्टेट को चेंज कर देती है। आइस मेल्ट होती है पानी में, तो आप देखोगे जब आइस मेल्ट हो रही होगी पानी में तो उस वक्त टेम्परेचर 0 ही रहता है। टेम्परेचर चेंज, केवल क्या चेंज होती है? स्टेट। तो वो हीट जो बॉडी की स्टेट चेंज करे बगैर टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, टेम्परेचर चेंज, केवल क्या चेंज होगा? स्टेट चेंज होगी। लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से, इसी को इस वाली हीट को जो स्टेट को चेंज करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? लेटेंट हीट कहते हैं। यह हीट मास के डायरेक्टली होती है। केवल किसके डायरेक्टली होती है? ज्यादा मास तो उसको